नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग पूरे दिन में जो भी घटना घटित होती है उस करंट अपडेट्स को क्या करते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले के तौर पे या फिर कुछ करंट अपडेट्स को आप खबर जो भी हेडलाइंस बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर दिया करते हैं। शुरू करते हैं इस सिलसिले को, लेकिन उससे पहले हम लोग कोड डेली कोड देखा करते हैं। तो आज का हम लोग कोड देखेंगे। आज का कोड क्या है आप तो पढ़िए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। आज क्या है, भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद सहायता स्वयं करते हैं। ठीक है, जो खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं, जो अपने लिए खुद प्रयास कर रहे हैं, जो अपने लिए खुद कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की सहायता भगवान भी करता है। ठीक है। और ये किनके द्वारा बोला बोला गया है, तो ये बोला गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा फिल्म मांझी। मांझी फिल्म देखा है कि नहीं? बहुत जबरदस्त फिल्म है मांझी। तो बिहार के एक दशरथ मांझी जी थे, उनके ऊपर फिल्म बनी मांझी। मांझी फिल्म में एक डायलॉग है जो दशरथ मांझी जी बोलते हैं कि भगवान के भरोसे क्या बैठना, हो सकता है भगवान ही मेरे भरोसे बैठा हो। ठीक है, तो भगवान भी क्या करता है, आपको देखता है कि आप खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, आप खुद अपनी सहायता कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप करेंगे तो फिर भगवान ऊपर से क्या करेगा, आपके लिए सहायता जरूर भेजेगा। ठीक है साथियों, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अपडेट्स को। चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहला खबर आ रहा है इंदौर से। इंदौर से आपको पता होगा कि इंदौर ने लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। सबसे स्वच्छ शहर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कौन सा है? इंदौर। और इंदौर कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन लाल यादव। इनके बारे में कल बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। नाम क्या है इनका? मोहन लाल यादव। ठीक है साथियों, तो मोहन लाल यादव जी हैं ये। डॉक्टर भी है, डॉक्टर मोहनलाल यादव। लेकिन डॉक्टर तो ज्यादा जगह ये नहीं बताते हैं, लेकिन मोहनलाल यादव नाम ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, शहर ने क्या किया है, 100% कचरा का पृथक्करण किया है। कचरा को हटाया, उन्नत खाद निर्माण किया उससे, उस तकनीक को, और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू करके अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक आदर्श जो है अपना प्रस्तुत किया है कि इस तरह से कचरा का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, क्या क्या इसके सफलता का कारक है, अगर देख ले रीजन कि क्यों यह सफल हो रहा है। हर बार ये टॉप कैसे कर रहा है, हर बार फर्स्ट कैसे कर रहा है। जैसे कोई टॉपर होता है तो टॉपर का वीडियो तो तुरंत यूट्यूब पे देखते होंगे कि इस एग्जाम का टॉपर ने क्या कहा। तो यही टॉपर है आपका इंदौर। तो देख लीजिए इंदौर क्या कह रहा है। इंदौर कह रहा है कि 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण होना चाहिए। प्रत्येक घर और व्यवसायी जो भी है वहां से, हर एक घर से क्या करिए, कचरा उठाइए। जैसे सुबह सुबह गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, वो वाला गाड़ी। तो ऐसे ही गाड़ी भेज करके हर एक जगह से कचरा लीजिए। उसके बाद बायो सीएनजी का प्लांट बनाइए। बायो सीएनजी का प्लांट ये क्या है, तो ये है जो भी आप कचरा लीजिएगा, सबसे बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट इंदौर में ही है। जो भी कचरा लीजिएगा जैविक कचरा, उसको क्या करेगा, ये डिकम्पोज करके तोड़ ताड़ के, और उसको फिर सड़ा गला के उससे क्या बना देगा, ईंधन। ईंधन का फिर उपयोग होगा दूसरी चीजों में। ठीक है, उसके बाद नागरिक सहभागिता। नागरिक सहभागिता बहुत ही जरूरी है। इसके लिए बराबर यहाँ पे स्वच्छता का अभियान होता है, जागरूकता कार्यक्रम होता है। अलग अलग तरीके से नागरिकों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है कि स्वच्छ रहना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और स्वच्छता की बात तो महात्मा गांधी जी भी करते थे। और क्या किया है, स्मार्ट कचरा प्रबंधन किया है। यह इसे आधारित है कि तुरंत कचरा दिखा फटाफट बता दीजिए यहाँ से कैसे हो जाएगा। इसका महत्व क्या है, सुपर स्वच्छ लीग ये इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसमें सिर्फ शीर्ष रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले शहरों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए, जिससे जनसंख्या आधारित भेदभाव रोका जा सके। तो ये लीग है, इसके द्वारा कराया जाता है। इसके लाभ क्या होंगे? लाभ आप लोग को पता है, कचरा से लाभ क्या होगा, कचरा का मैनेजमेंट हो जाएगा तो इससे क्या लाभ होगा, कचरा से तो क्या ही लाभ होगा। ठीक है, तो शहरों के बीच एक तरह का हेल्दी कंपटीशन होगा कि हमको ज्यादा साफ रहना है, हमको ज्यादा साफ रहना है। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा साफ रहा जाएगा और कचरा का निपटारा अच्छे से किया जाएगा। टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए नया नया क्या है, प्रोत्साहित किया जाएगा लोगों को। अलग अलग तरह का अभियान चलाया जाएगा, नागरिक की भागीदारी बढ़ेगी, उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ेगा। स्वच्छता और कचरा निपटान में नवाचार, जो नया नया इनोवेटिव है कि इस तरीके से किया जाए, इसका ये यूज कर सकते हैं, इस कचड़े का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे नया नवाचार भी होगा, इनोवेशन भी होगा, नया नया कुछ तकनीक भी आएगा। इसी के साथ साथ जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको तो बल मिलेगा ही। और हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी बापू का जो सपना था स्वच्छ का, वो भी क्या होगा, इससे सफल होगा, सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो खबर है ये है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही दुखद खबर है। वैश्विक स्तर कैंसर में सबसे आगे निकल गया है।
पूरे विश्व में अगर देखा जाए स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का जो केस है, उसमें सबसे आगे देखिए, सबसे आगे निकला हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हर 1 लाख यहाँ पे एज स्टैंडर्ड रेट है, पर 1 लाख पे लगभग लगभग 450 से भी ज्यादा, मतलब लगभग 500 के आसपास यह संख्या है, सिर्फ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड में 438 है। तो ये बहुत ही बड़ा एक संकेत है, जो कि इनके स्वास्थ्य विभाग के लिए यह सोचने का बात है। 185 देशों में इसमें पूरा का पूरा रिसर्च किया गया, जिसमें टॉप पे सबसे ज्यादा अगर स्तन कैंसर का कहीं पे केस देखा गया है तो ऑस्ट्रेलिया है, और फिर न्यूजीलैंड है। ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है वहां पे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का भाग वहां पे। अब इसका क्या है योगदान, क्यों, तो आयु बढ़ने, शराब का सेवन, मोटापा और कम शारीरिक गतिविधि, मतलब कम शारीरिक गतिविधि, बैठल, भर दिन बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको जो रक्तचाप आपका है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है। कम से कम सुबह सुबह उठ के थोड़ा जिम कर लीजिए, थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए, नहीं तो कम से कम दौड़ लीजिए, थोड़ा सा 500 मीटर, 1 किलोमीटर दौड़ लीजिए, थोड़ा कसरत कर लीजिए, तो उससे क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्तन कैंसर के मामले और मौत में लगभग 38% 2025-50 तक 38% और 68% की वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है। तो समझ जाइए कि केस तो है लगभग लगभग 38% तक बढ़ेगा, लेकिन जो भी केस होगा उसमें लगभग 68%, मतलब 70% लोग मर ही जाएंगे। अगर समझिए कि 100 लोग पीड़ित हुए तो इसमें से 70 लोगों की मौत निश्चित ही हो जाएगी। इतना बड़ा खतरा है, और इससे अगर मौत होगी तो ये समझ जाइए कि पूरी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन, उसको बहुत ही ज्यादा धक्का पहुंचने वाला है। सारे यूरोपियन कंट्री है इसमें, देख लीजिए, आयरलैंड है, हंगरी है, यूएस है, बेल्जियम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, तो ये सब देश यहाँ कैंसर के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं साथी। ठीक है। चलते हैं अगली अपडेट के साथ। तो अगला अपडेट है, दो चार खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पे नए टर्मिनल का डिजाइन का अनावरण किया है, उसको नए तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद जयपुर में, इस पे तो क्वेश्चन भी मैंने लाया है, ये डिस्कस हम लोग करेंगे। जयपुर में 3 से 5 मार्च 2025 तक जो है 12वें क्षेत्रीय 3R, ध्यान रखना है ये, 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, इसकी मेजबानी करने वाला है भारत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जयपुर करने वाला है भारत में। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ 200 मेगावाट सौर परियोजना और 1000 मेगावाट का बिजली जो बैटरी से उत्पादित किया जाता है, इसका भंडारण करने के लिए समझौता किया गया है। चलिए केंद्रीय मंत्री देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री का खबर है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है, इन्होंने नई दिल्ली में पहली 2 दिवसीय सामाजिक न्याय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, तस्वीर लगा हुआ है, रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, ग्लोबल कोलिजन फॉर सोशल जस्टिस, जो कि 74th फाउंडेशन डे है, और यहाँ न्यू दिल्ली में किया गया है। ये रहे इनके मंत्री मनसुख मांडविया। और ये देखिए, ये जो है ये डायरेक्टर जनरल है, जो आईएलओ है उसके नए डायरेक्टर जनरल ये चुन करके आए हैं। आईएलओ के यहाँ पे महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंग्स, होंगबो, ध्यान रखना है, होंगबो। ठीक है। आईएलओ के यहाँ पे ये नए डायरेक्टर जनरल हैं, जो कि हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ये भी इसमें भाग लिए थे, और इन्हीं के अध्यक्षता में ये किया गया है। यहाँ पे मनसुख मांडविया जी हैं, और भी यहाँ मंत्रीगण और अफसर लोग हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले कुछ खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज सागर कवच, यहाँ देखिए तस्वीर लगा हुआ है, सागर कवच जो है 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर लंबे तट पर आयोजित की गई है। इसमें क्या है, भारतीय जो तट रक्षक है, ठीक है, कोस्ट लाइन गार्ड, तो उन लोगों के लिए समुद्री खतरों से निपटने के लिए 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है, कि जो भी कोस्ट लाइन का जो गार्ड लोग हैं, कोस्ट लाइन पे जो पुलिस है, उन लोगों को क्या करना है, जो समुद्री खतरा होगा उससे निपटने के लिए या उससे कुछ जागरूकता फैलाने के लिए, उस तरह से ये पूरा आयोजन किया गया है। ठीक है। गुवाहाटी जो हवाई अड्डा है उसका नए टर्मिनल का डिजाइन बांस आर्किड थीम पर आधारित होगा, और कवच की जैव जो असम है वहाँ के जैव विविधता को दर्शाएगा, मतलब उसको एक तरह से मॉडल लिया गया है कि उसी तरह से बनाया जाएगा। ठीक है। इसमें मुख्य विषय जो 3R बताया था, कि जयपुर में जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का अभी आयोजन किया जा रहा है, उसमें जो मुख्य विषय है वो ध्यान रखिएगा, एसडीजी और कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए एक शहर है, ये एक शहर है, यहाँ से जितना कार्बन का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, अगर इतना ही कार्बन का क्या हो जाए, इतना ही कार्बन का क्या हो जाए, अवशोषण हो जाए, तो यहाँ से नेट कार्बन अगर देखा जाए तो जीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी, कि कार्बन जीरो है, कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है। अब पता है आप लोग को कार्बन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है, मेनली कार्बन में या कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग।
तो इससे जो गैस निकलेगा, जो पूरे के पूरे हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है, पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये खबर हमने देख ली है, क्या है, SECI जो है, SECI, इसके द्वारा यहाँ पे अभी देख लीजिए, सौर्य सौर्य भंडारण और बिजली भंडारण, सौर्य भंडारण के लिए ध्यान रखना है कि सौर्य भंडारण के लिए ध्यान रखना है 2000 मेगावाट, जबकि बैटरी के लिए, बैटरी आधारित जो ऊर्जा निकलना है उसके लिए 1000 मेगावाट का यहाँ व्यवस्था किया गया है। यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है, अभी तो हुआ नहीं है, जब होगा तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए खबर, जो गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस शहर में है, जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया है। तो ये देखिए, ये नया टर्मिनल देखिए कितना खूबसूरत है, मैंने इस पे अभी, ये देखिए कितना खूबसूरत है, और बाहर के डिजाइन भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए डिजाइन। तो शहर बताना है आपको, ये कौन से किस शहर में है, वाराणसी है, लखनऊ है, गुवाहाटी है, या फिर शिलोंग। तो बताइए सही जवाब असम में है। असम आप लोग को ध्यान रखेगा, अगर असम ध्यान रखिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो है गुवाहाटी में। पीएम मोदी ने यहाँ के एडवांटेज एडवांटेज असम 2.0 जो शिखर सम्मेलन है, वहां गुवाहाटी में, यहाँ बहुत ही जबरदस्त, जो बहुत खूबसूरत भी है, गोपीनाथ बोरदोलोई जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके नए एकीकृत टर्मिनल भवन का यहाँ पे क्या कर दिया है, उद्घाटन, डिजाइन का अनावरण कर दिया है कि इस तरह का डिजाइन रहना है। अभी बना नहीं है, अभी ऐसा डिजाइन है, जब बनेगा तो इसी तरह का दिखेगा। ठीक है, एक तरह का यह हवाई अड्डा जो है विश्व स्तरीय बनेगा, क्योंकि पूरे इंडिया को क्या करना है, पूरे के पूरे इंडिया को क्या करना है, वर्ल्ड लेवल का हवाई अड्डा तो चाहिए ही, ताकि कहीं से भी पर्यटन आ सके, क्योंकि पर्यटन से भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट होता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है पर्यटन से भी। तो भारत को इस क्षेत्र में भी क्या करना है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, पर्यटन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि असम की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित होकर नए टर्मिनल में एक अनूठा जो बांस आर्किड थीम है, अभी पीछे मैंने बताया था खबर में कि बांस आर्किड थीम पर इसको आधारित किया गया है, जो यहाँ की, जो असम के जैव विविधता है, जितना ज्यादा जैव विविधता है वहां, उसको दिखाता है। ठीक है, और फिर ताकत और स्थिरता का प्रतीक भी है। बाकी जो है, इस विरासत का भी जश्न मनाया जाता है, और बाकी इस पे, अब जब ये बन के तैयार होगा तब हम लोग देखते हैं कितना खूबसूरत दिखता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मनोहर खट्टर जी हैं यहाँ पे, और मंत्री लोग धीरेन्द्र ओझा जी हैं, और यहाँ एक दो मंत्री लोग हैं, क्योंकि 12वीं क्षेत्रीय रीजनल जो है, रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम एशिया एंड पैसिफिक, वो जो किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये विकल्प है आपके पास, वाराणसी, पटना, शिमला या फिर जयपुर। तो अभी हमने पीछे खबर देख लिया है, इसका सही जवाब क्या है, जयपुर है। जो भारत है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करेगा 3 से 5 मार्च तक, ये हमने देख लिया है। भारत मेजबानी करेगा, और भारत में भी कौन सा शहर, जयपुर। अभी पीछे हमने खबर में देख लिया है, देखो खबर में हमने हेडलाइंस में देख लिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे सवाल है, भारतीय सौर ऊर्जा लिमिटेड ने जो है हाल ही में किस राज्य के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो बताना है किस राज्य के साथ यह प्रोजेक्ट किया गया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर यूपी। तो अभी हमने देखा था, इसका सही जवाब क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के साथ यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ SECI, अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, वही वाला सेम क्वेश्चन है, आपको खबर के आधार पर क्वेश्चन भी बता दिया। तो सरकार के साथ मिलकर के 200 मेगावाट का यहाँ सौर ऊर्जा के लिए समझौता हो चुका है। 2025 में यह पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ है। 2500 करोड़ रुपया का यहाँ पे प्रस्ताव किया गया है कि लगभग लगभग इतने का खर्चा आ जाएगा, या आने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि देखिए खर्चा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि इतना बोल दिया गया तो इतना ही खर्चा क्यों नहीं हुआ, इसमें थोड़ा ज्यादा क्यों हो गया, थोड़ा कम क्यों हो गया। तो थोड़ा सा खर्चा जो है ये ऊपर नीचे होता है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा रॉड टैप, यहाँ ध्यान रखना है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर, जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है उन प्रोडक्ट के ऊपर जो भी यहाँ पे ड्यूटीज है, टैक्स है, जो पैसा है, जो कर लगाया जाता है उस पे। ठीक है, उस योजना का किस मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ये पूरा का पूरा वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, या फिर कृषि मंत्रालय है। तो बताना है यहाँ पे किस मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसमें है। तो रॉड टेप जो है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज बोलते हैं वही कर, तो टैक्स लगता है, एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, योजना को घरेलू टैरिफ
इकाई के लिए 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसे जनवरी 2021 में वाणिज्य और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मंत्रालय मैंने लिख दिया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। रोडटेप जो है ये निर्यातकों से, जो भी यहाँ से निर्यातक करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, निर्यातकों, उनको उन करों, शुल्कों और लेवीज की वापसी करता है जो वापस नहीं किए गए हैं। ठीक है, मर्केंडाइज जो मेनली जो मर्केंडाइज का भारत का सबसे बड़ा बिजनेस देखिए तो मर्केंडाइज का ही है। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम की जगह लेगा, और इसके साथ जो भी आपको एक तरह से डब्ल्यूटीओ है, उसके कमी के कारण जो डब्ल्यूटीओ है उसको चुनौती दी गई थी, तो उस पे ये पूरा का पूरा काम करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं, माइक्रो आरएनए, ध्यान रखना है माइक्रो आरएनए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए के लिए थोड़ा स्टैटिक जीके का भी पार्ट हम लोग करेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। विकल्प है आपके पास हंस क्लीवर्स और एरिक टोपोल, या फिर स्टुअर्ट ऑर्किन, या फिर पीटर बार्न्स, या फिर रिचर्ड एम्ब्रोज और गैरी गैरी रूकिन। गैरी रूकिन, यहाँ नाम तो रूकुन, हाँ रूकुन होना चाहिए, ठीक है, मेरे को लगा रूकिन है, ठीक है, तो यही इनका सही जवाब है। उसके बाद पॉल रिडकर और फ्रांसिस कॉलिंस, नहीं तो ये है रूकुन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विक्टर एम्ब्रोज, ऑप्शन सी को मैं टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन सी विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन, ये जो है इन्हीं को मिला है माइक्रो आरएनए के लिए। किसलिए माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ये तब पता चलेगा जब आप लोगों को मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, विज्ञान का जो क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शन एक तरह का मेथड होता है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड, और वहां पे जो आपका आरएनए होगा, आरएनए किस तरह से आपका डीएनए में बदलेगा, आरएनए किस तरह से खुद को फिर से आरएनए बना लेता है, डीएनए बनेगा, तो फिर ये डीएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, ये आरएनए से भी प्रोटीन बन सकता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये सारा का सारा हम देखेंगे वहां ट्रांसक्रिप्शन जो जीन रेगुलेशन है वहां पे, और उस पे हम लोग बात करेंगे, तब वहां पे इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, खबर देख लेते हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ये किनको किनको मिला है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकिन को प्रदान किया गया है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन में जो रेगुलेशन होता है उस भूमिका को मान्यता देने के लिए। माइक्रो आरएनए जीन गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नोबेल असेंबली ने कहा है कि उनकी यह खोज समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कार्य करते हैं। अब देखिए इसी तरह से आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन से क्या बनेगा, सेल बनेगा, सेल कोशिका, और कोशिका से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा प्राणी बन जाएगा। आपको पता होगा हर एक कोशिका किस चीज से, पूरे के पूरे सेल से ही बना हुआ है, ये वो प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, विजेता को क्या मिलेगा, तो विजेता को आपको पता है लगभग लगभग 1.1 मिलियन डॉलर के आसपास का पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, मिलता तो है स्वीडिश में, क्योंकि स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, लेकिन डॉलर में अगर देख ले तो 1.1 मिलियन के आसपास होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे पहल की गई है किस सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 को शुरू कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया, हरियाणा के सीएम है, यहाँ नाम क्या है इनका, नैयब सिंह सैनी। नैयब सिंह सैनी अभी पहले भी यही सीएम थे, फिर से यही चुन करके आए हैं, तो नैयब सिंह सैनी इनके द्वारा लाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा कि हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। इसमें क्या होगा, चर्चा में क्यों है देख ले अगर इसको ध्यान से, तो यहाँ हरियाणा सरकार ने क्या किया है, गंभीर आपराधिक मामलों में जो गवाह है, जिनको गवाही देना है कोर्ट में, जिनको प्रस्तुत होना है, उनके सुरक्षा के लिए लाया गया है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई ये आदमी होता है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कुख्यात आदमी है, गलत तरीके का आदमी है, इसने कोई अपराध किया, और कोई दूसरा आदमी होता है जिसने इसको देख लिया, जो इसका गवाह है, तो यह कोर्ट में जाकर गवाही न दे, इसके कारण ये क्या करता है, एक और गलत कदम उठाता है, और इसको क्या करता है, इसका किसी तरह से अपहरण करवा देगा, किसी तरह से हत्या करवा देगा, या किसी तरह से इसको गायब कर देगा, तो इस तरह का कांड किया गया जाता है। गवाहों की सुरक्षा नहीं होती है, इस कारण ये जो गवाह लोग होते हैं ये अपनी गवाही नहीं देना चाहते। क्यों अपने जान पे खतरा को यहाँ आमंत्रित करें, क्यों खुद के संपत्ति को, अपनी जान को, अपने परिवार को यहाँ जोखिम में डाले, तो इस कारण नहीं डालते हैं। इनके लिए यहाँ पूरा का पूरा ये सिस्टम लाया गया है, हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। तो इसमें क्या किया जाए, किसके द्वारा घोषणा की गई है, तो यहाँ जो मुख्यमंत्री जी है नायब सिंह सैनी के द्वारा, किन पर लागू होगी, ऐसे गवाह जिनके मामले में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 से अधिक साल की सजा है, जो बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत आने वाली अपराध भी शामिल है। तो अभी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता नया बना है,
जो कि कुछ पुराने जो आपका पिनल कोड था उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। तो ये देखिए जिन जिन को मान लीजिए कि मृत्यु दंड का अगर उन पे चार्ज है, या आजीवन कारावास होना है, या 7 से अधिक साल की सजा होना है, ऐसे केस में जो गवाह है, उनको सुरक्षा यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मान लीजिए जमीन का कोई मामला है, कोई उसमें गवाही दे रहा है, जो सिविल किसी तरह का मामला है, तो उसमें भी गवाह है तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, नहीं नहीं। जो इसमें इस तरह का अपराध है जिसमें कि मृत्यु दंड अगर किसी के ऊपर चल रहा है, या आजीवन कारावास का सजा होना है, या फिर 7 से अधिक साल की सजा होनी है, ऐसे लोगों के केस में जो गवाह है उनको यहाँ संरक्षण और सुरक्षा दिया जाएगा। श्रेणी किस तरह का है, तो श्रेणी 3 तरह का है। एक है जान का खतरा, ये सीधे जान का ही खतरा है भाई, हमको क्या कीजिए, हमको प्रोटेक्शन दीजिए, तो ऐसे को तो तुरंत दिया जाएगा। उसके बाद सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति के जोखिम, ऐसा हो सकता है किसी को डरा धमका के, या किसी का संपत्ति लूट लिए, या किसी को अपहरण कर लिए, इस तरह का। या फिर धमकी या उत्पीड़न, ये भी किया जाता है कि आकर के बार बार धमकाएगा कि तुम उसको नहीं जानते हो, उसके खिलाफ तुम गवाही दोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह की अलग अलग श्रेणी बनी हुई है। जिनको जान का ही खतरा रहेगा उनको ज्यादा सुरक्षा दिया जाएगा, जिनको बस धमकी या उत्पीड़न चल रहा है उनको थोड़ा कम सुरक्षा दिया जाएगा। लेकिन लोकल जो पुलिस होगी उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उनको मॉनिटर हमेशा किया जाएगा। क्या इसमें किया गया है, तो सुरक्षा उपाय में पहचान परिवर्तन किया जाएगा, स्थानांतरण किया जाएगा, सीसीटीवी का सुरक्षा उनको दिया जाएगा, हमेशा इन कैमरा ट्रायल में रहेंगे, और जो भी आरोपी है उसके साथ तो किसी भी तरह का संपर्क नहीं होना चाहिए। और आरोपी के जो संबंधित है, जो उनके तरफ से आते हैं, उनके तरफ से राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन करके, तो उनसे भी संपर्क जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाएगी। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कैसे ये चलेगा, कैसे रेगुलेट होगा, तो हर जिले में जो है एक तरह का यहाँ सेल बनाया जाएगा, विटनेस प्रोटेक्शन सेल, जिसमें कि जो भी गवाह है उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और इसका नेतृत्व कौन करेंगे, तो या तो एसपी या फिर डीसीपी करेंगे, और हर 3 महीने में इसकी सुरक्षा समीक्षा होगी, पूरी तरह से देखा जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा कि सही से चल रहा है कि नहीं। उद्देश्य आप लोग को पता है, उद्देश्य क्या है, न्याय प्रणाली को इससे मजबूती मिलेगी, गवाहों का सुरक्षा सुनिश्चित होगा, तो समाज में जो भी तरह का गलत तरह का अगर कोई काम होता है, किसी तरह का गलत कोई कांड होता है, तो उसमें जो गवाह होंगे वो स्वेच्छा से बाहर आएंगे और उनके खिलाफ गवाही देंगे। निर्भीक गवाही को क्या होगी, इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगी, ठीक है। तो ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा पहल है हरियाणा सरकार के लिए, इसके लिए इनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए। चलिए, तो चलते हैं आगे। इसी के साथ आज के जितने सवाल हो सकते थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो करंट अपडेट्स हो सकते थे उनको भी डिस्कस कर लिया, कुछ और नए पहल जो की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो इसी के साथ आज से जितने सवाल हो सकते थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब 1 मिनट आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, गुजारिश हर दिन आपसे एक ही रहती है कि वीडियो को क्या कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए अपने मित्रों के साथ। और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन को दबाना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, इससे जो भी सूचना होती है उस समय पे आप तक पहुंच जाती है। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।